बागेश्वर उपचुनाव के लिए प्रचार का अंतिम दिन आज सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे काफली गैर में रैली। आज शाम 5 बजे थम जाएगा चुनाव का प्रचार। देहरादून में विधानसभा का मानसून सत्र 5 सितंबर से होगा शुरू। सत्र के पहले दिन अनुपूरक बजट होगा पेश। विपक्ष की तरफ से सत्र से उठाए जाएंगे मुद्दे। विधानसभा के 300 मीटर दायरे में लगेगी धारा 144। 5 सितंबर से धारा 144 रहेगी प्रभावी। विधानसभा सत्र की समाप्ति तक लागू रहेगी व्यवस्था। गैस एजेंसियों ने दी हड़ताल की चेतावनी। घरेलू सिलेंडर के दाम कम होने से हो रहा नुकसान। पुराने स्टॉक को 200 रुपए सस्ता बेच रही गैस एजेंसियां। चमोली में 22 सड़कें अभी भी बंद। 45 से अधिक गांवों का कटा संपर्क। लोग मीलों पैदल चलकर काट रहे सफर। उत्तराखंड में मॉनसून ने अभी नहीं बोला टाटा बाय बाय। भारी बारिश के साथ फिर होगी वापसी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। बागेश्वर उपचुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन है। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी काफली गैर में रैली करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। आज शाम 5 बजे थम जाएगा चुनाव का प्रचार। सीएम धामी का आज लोगों से मिलने का कार्यक्रम। करण माहरा कांग्रेस के लिए करेंगे प्रचार। पार्वती दास और बसंत कुमार के बीच टक्कर की बात सामने आई, तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज शाम 5 बजे चुनाव का प्रचार थम जाएगा। तो आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और पार्वतीदास और बसंत कुमार के बीच टक्कर और सीएम धामी आज लोगों से मिलने का कार्यक्रम है। तो सीएम धामी का आज लोगों से मिलने का कार्यक्रम, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें। तो बागेश्वर उपचुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे काफली में रैली। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आज रैली होगी और सीएम पुष्कर सिंह धामी रैली करेंगे, प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, बागेश्वर उपचुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज तांगड़िया जुड़ चुके हैं। मनोज, आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन इस सीट पर जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, इसको लेकर लगातार सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। आज खुद मुख्यमंत्री धामी भी लोगों के बीच जाएंगे, प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे, लोगों से मिलेंगे। क्या और जानकारी है आपके पास? मनोज, आवाज मिल रही है आपको हमारी? मनोज, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? तो मनोज से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन अहम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन। आज शाम प्रचार प्रसार पर लग जाएगी रोक। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। तो बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। आज शाम 5 बजे चुनाव का प्रचार थम जाएगा। तो आज शाम 5 बजे थम जाएगा चुनाव का प्रचार। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार पर रोक लग जाएगी और सीएम धामी का आज लोगों से मिलने का कार्यक्रम है। तो सीएम धामी का आज लोगों से मिलने का कार्यक्रम, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। करण माहरा कांग्रेस के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। तो करण माहरा कांग्रेस के लिए करेंगे प्रचार। पार्वती दास और बसंत कुमार के बीच यहां पर टक्कर जो है वो नजर आ रही है। मनोज एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके। मनोज, आवाज मिल रही है आपको? जी जी मनोज, आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है। सभी दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत यहां पर लगाई हुई है। क्या फिलहाल तस्वीर आज निकलकर सामने आ रही है?
जी बताना चाहेंगे कि बागेश्वर में उपचुनाव का आज अंतिम दिन है प्रचार प्रसार का, जो 5 बजे थम जाएगा। उसके बाद 5 तारीख को वोटिंग होनी है। 1,18,225 वोटरों में से देखने का विषय ये होगा कि भाजपा जीत की बाजी मारती है कांग्रेस की, और माना ये जा रहा है कि पूरी टक्कर की लड़ाई है, क्योंकि ऐसा समीकरण पहली बार हो रखा कि 2015-16 साल से आज तक ऐसा आमने सामने का टक्कर नहीं हुआ है, और जो माना भी ये भी जा रहा है कि कोई भी इसमें बाजी मार सकता है। जी बिल्कुल, तो बागेश्वर उपचुनाव का आज अंतिम दिन है और कौन बाजी मारेगा, ये तो किसे जीत मिलेगी ये तो आम जनता के हाथ में है। लेकिन मनोज, जिस तरीके से सीट को लेकर अपनी अपनी प्रतिष्ठा के तौर पर पार्टियों ने देखा, बागेश्वर में उपचुनाव से पहले कुछ ऐसी चीजें भी हुई, चाहे वो बॉबी पवार की गिरफ्तारी हो या अन्य मुद्दे हो, इन सब को लेकर सभी पार्टियों ने एक दूसरे पर खूब आरोप प्रत्यारोप भी लगाए। अब जनता का मूड किस ओर नजर आ रहा है, क्या चाहती है जनता, क्या इसको लेकर कोई जानकारी है आपके पास? जी, हमने भी कुछ यहाँ के वोटरों से बात की। कुछ लोगों का कहना है कि परिवर्तन की लहर भी दौड़ रही है, और जहाँ देखने का विषय ये है कि बार बार पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री, वो भी कल से ही दौरे पे है। कल गरुड़ क्षेत्र में भी उन्होंने अपना जन सैलाब और जनता को संबोधित किया। उसके बाद बागेश्वर आए। बागेश्वर में उन्होंने कठेतवाड़ा से लेकर डिग्री कॉलेज कठेतवाड़ा से लेकर अपना तहसील तक उन्होंने रोड शो किया। रोड शो के बाद उन्होंने जनता को भी उसी गाड़ी में बैठ के उन्होंने जनता को संबोधित किया। और देखने का विषय यह है कि वहीं पर कांग्रेस की जो बात करें, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी भी बागेश्वर दौरे में हैं, और वो भी पूरा डेरा जमा के बैठे हैं। और सौरभ बहुगुणा हो गए और सभी मंत्री गण भी यहाँ पर दोनों पार्टी के मौजूद है, और अपने अपने प्रचार में लगे हैं। और आज जो है काफलीगैर में मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है, और अभी 11 बजे से मुख्यमंत्री का प्रोग्राम मुख्यमंत्री भी अंतिम वक्त तक पूरी तरीके से यहाँ पर प्रचार प्रसार करने में लगे हुए अपनी पार्टी प्रत्याशी के लिए। लोगों से वो बात करते नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका मनोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बागेश्वर उपचुनाव का आज अंतिम दिन और सभी पार्टियों की ओर से कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इस उपचुनाव को लेकर सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। देहरादून से अगली खबर आपको हम बताते हैं। विधानसभा का मानसून सत्र 5 सितंबर से शुरू होगा। सत्र के पहले दिन अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। विधायकों ने सत्र के लिए अभी तक 614 प्रश्न लगाए हैं। विपक्ष की तरफ से कई मुद्दों को सत्र में उठाया जाएगा, तो विपक्ष की तरफ से कई मुद्दों को उठाया जाएगा। विधायकों ने हम आपको बता दें कि यहाँ पर कई विपक्ष की तरफ से मुद्दों को सत्र में उठाए जाने की बात सामने आ रही है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। देहरादून से खबर, विधानसभा का मानसून सत्र 5 सितंबर से शुरू होगा। तो मानसून सत्र की शुरुआत 5 सितंबर से होगी। सत्र के पहले दिन अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। तो सत्र के पहले दिन अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। विपक्ष की तरफ से कई मुद्दों को सत्र में उठाया जाएगा। तो विपक्ष की तरफ से कई मुद्दों को सत्र में उठाया जाएगा। देहरादून से खबर, विधानसभा का मानसून सत्र 5 सितंबर से शुरू हो जाएगा और सत्र के पहले दिन अनुपूरक बजट पेश किए जाने की बात, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और विधायकों ने सत्र के लिए अभी तक 614 प्रश्न लगाए हैं। तो 614 प्रश्न लगाए जाने की बात, विपक्ष की तरफ से कई मुद्दों को सत्र में उठाए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे थे देहरादून से। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर देहरादून से ही है, जहां विधानसभा के 300 मीटर के दायरे में लगेगी धारा 144। 5 सितंबर से धारा 144 रहेगी प्रभावी और डीएम डॉक्टर सोनिका ने आदेश जारी कर दिए हैं। विधानसभा सत्र की समाप्ति तक लागू रहेगी व्यवस्था। एक स्थान पर 5 या इससे अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे। तो एक स्थान पर 5 या इससे अधिक लोग एकत्रित नहीं होने की बात सामने आई है। विधानसभा सत्र की समाप्ति तक व्यवस्था लागू रहेगी। अहम जानकारी आपको हम बता दें, 5 सितंबर से धारा 144 प्रभावी रहेगी। तो 5 सितंबर से धारा 144 के प्रभावी रहने की बात डीएम डॉक्टर सोनिका ने आदेश जारी कर दिया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की आम खबर, विधानसभा सत्र की समाप्ति तक व्यवस्था लागू रहेगी। तो विधानसभा सत्र की समाप्ति तक व्यवस्था लागू रहेगी। एक स्थान पर 5 या इससे अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे। और देहरादून से ये जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विधानसभा के 300 मीटर के दायरे में धारा 144 लगेगी। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर।
खबर आपको हम देहरादून से बताते हैं, जहां गैस एजेंसियों ने हड़ताल की चेतावनी दे दी है। घरेलू सिलेंडर के दाम कम होने से हो रहा नुकसान, गैस एजेंसियों को रोजाना लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है। तेल कंपनियों से प्राइस प्रोटेक्शन नहीं मिलने से नाराजगी है। पुराने स्टॉक को 200 रुपये सस्ता बेच रही गैस एजेंसियों ने जल्द भुगतान नहीं होने पर हड़ताल की चेतावनी दे दी है। तो यह अहम जानकारी, तेल कंपनियों से प्राइस प्रोटेक्शन नहीं मिलने को लेकर यह अहम जानकारी सामने आई है और गैस एजेंसियों को रोजाना लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है और तेल कंपनियों से प्राइस प्रोटेक्शन नहीं मिलने से नाराजगी नजर आ रही है। तो प्राइस प्रोटेक्शन नहीं मिलने से नाराजगी के बाद पुराने स्टॉक को 200 रुपये सस्ता बेच रही हैं गैस एजेंसियां और एजेंसियों ने जल्द भुगतान नहीं होने पर हड़ताल की चेतावनी दे दी है। तो एजेंसियों ने जल्द भुगतान नहीं होने पर हड़ताल की चेतावनी दे दी है। देहरादून से खबर, गैस एजेंसियों ने हड़ताल की चेतावनी दी है और घरेलू सिलेंडर के दाम कम होने से हो रहा नुकसान, तो यहाँ पर नुकसान हो रहा है और गैस एजेंसियों को रोजाना लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है। तेल कंपनियों से प्राइस प्रोटेक्शन नहीं मिलने से नाराजगी की बात सामने आई है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। देहरादून से अगली खबर आपको हम बताते हैं। आदित्य L1 मिशन की सफलता के लिए पूजा की गई थी और टपकेश्वर की माता वैष्णो देवी की गुफा में पूजा हुई थी। मंदिर के संस्थापक आचार्य विपिन जोशी ने की थी पूजा करने मंदिर पहुंचे थे श्रद्धालुओं ने जमकर जयकारे लगाए और इस सब के बाद जब सफलतापूर्वक सूर्ययान आदित्य L1 को लॉन्च किया गया, इसके बाद खुशी भी उनके चेहरे पर देखने को मिली है। और पहाड़ों में मौसम के बदलाव के बीच बागेश्वर उपचुनाव सियासी गर्मी बढ़ गई है। बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी पार्वती दास के समर्थन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गरुड़ क्षेत्र और बागेश्वर क्षेत्र में रोड शो कर जनसभा की है। बागेश्वर का उपचुनाव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की साख से जुड़ा है। पुष्कर सिंह धामी के दूसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद जनता के बीच असल परीक्षा बागेश्वर उपचुनाव है और उत्तराखंड में सेमीफाइनल के तौर पर इसको माना जा रहा है। जनसभा में मुख्यमंत्री ने चंपावत उपचुनाव की तर्ज पर जीत का दावा किया है। ने कहा कि सारी चीजें जो माननीय हाईकोर्ट में वो मामला लंबित था और हाईकोर्ट ने कहा कि जो उत्तराखंड की सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो कार्रवाई बहुत शानदार कर रही है। वो तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि जिस प्रकार का समर्थन है, कहने से हम भी कुछ भी कह सकते हैं, किसी के कहने को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन एक तरफा चुनाव है। सर, विपक्ष लगातार महिला सुरक्षा को भी मुद्दा बना रहा है, क्या आपको लगता है कि ये मुद्दा जो है मतदाता को कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, कहीं पर भी एक भी मातृशक्ति के लिए, जो मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, उत्तराखंड की सरकार जो काम कर रही है, जिस प्रकार से आज लखपति दीदी योजना, तमाम प्रकार के हमारे इंक्यूबेटर, स्वयं सहायता समूह, अभी हमने जो मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना प्रारंभ की है, इन योजनाओं के माध्यम से हम अपनी बहनों को, मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए काम कर रहे हैं। उनके उत्पादों को, उनके विपणन के लिए जगह मिले, उसमें हम बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं और हमारे को सबसे ज़्यादा आज मातृशक्ति का समर्थन मिल रहा है। आज मैं जिन दिन भर में बागेश्वर के जितने कार्यक्रमों में रहा हूँ, 80% मातृशक्ति की उपस्थिति है। मातृशक्ति का आशीर्वाद हमारे ऊपर है और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि मातृशक्ति की सुरक्षा और सशक्तिकरण ये हमारा संकल्प है, हमारी प्राथमिकता है। और भारतीय ब्राह्मण समाज रुड़की के द्वारा आदर्श नगर स्थित श्री गार्डन में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए भारतीय ब्राह्मण समाज रुड़की के अध्यक्ष पंडित सतीश कुमार शर्मा ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी आने वाली 10 सितंबर को आदर्श नगर श्री गार्डन में ब्राह्मण प्रतिभा एवं मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार मदन कौशिक मौजूद रहेंगे। ब्राह्मणों के जो प्रतिभावान बच्चे और जो बुजुर्ग हैं, उनका जो प्रतिवर्ष की भांति सम्मान समारोह किया जाता है, इस बार वो 10 सितंबर को यहीं श्री गार्डन में किया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में आज जो निमंत्रण पत्र हैं, जो हमारे कार्ड हैं, उनका विमोचन किया गया है। उसी के उपलक्ष्य में ये बैठक बुलाई गई है। ये हाई स्कूल, इंटर
और उससे ऊपर जो भी MBBS है, IAS है, IPS है, जो बच्चे ब्राह्मणों के जिन संस्थाओं में जिनका सिलेक्शन हुआ है और जो अच्छे नंबरों से पास हुए हैं उनका इसमें अलंकरण समारोह किया जाएगा। हाई स्कूल में जो बच्चे उत्तराखंड बोर्ड से हैं 60%, इंटर में भी ऐसे ही, और CBSE बोर्ड में 70% और इंटर में भी 70% से जो ऊपर बच्चे हैं उनका सम्मान किया जाएगा। और फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कोटद्वार में सिद्धबली मंदिर समिति की 21 अवैध दुकानों पर चले सरकारी JCB के बाद उन दुकानों के स्वामियों के सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है और वन विभाग की भूमि पर बनी इन दुकानों से सिद्धबली मंदिर समिति सालों से किराया ले रही थी। उधर दूसरी ओर सिद्धबली मंदिर समिति की दुकानों के टूटने के बाद इनके स्वामियों ने मंदिर समिति से अपनी रोजी रोटी की गुहार लगाते हुए उनके लिए कहीं और दुकान के लिए जगह आवंटित करने की मांग की है। समस्या यह है कि हम लोगों की दुकानें टूटी हुई हैं, तो जो टूटी हैं हम ये चाहते हैं कि हमें कहीं पे जगह दे दी जाए, वहाँ पे कम से कम हमें बैठने का एक जरिया मिल जाए कि हम कुछ भी बेचें, चाहे खिलौने हो, प्रसाद हो, कुछ भी बेचें, हम सबको यानी बैठने की एक जगह दे दी जाए। तो इसके अंदर तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। अब भैया अतिक्रमण में तो अतिक्रमण में अट गई। हमारे तो मैन जी ने बहुत कोशिश करी थी कि भाई रुक जाए, पर नहीं रुक पाई। उन्होंने तो बहुत कोशिश करी कि भाई दुकानें ना टूटे ना ही टूटे। जब हाथ से ही हाथ बाहर हो गई तो वो भी अब क्या कर सकते थे इसके अंदर। अब उन्होंने यह है कि मंदिर समिति ने हमको ये जगह दे रखी है प्रसाद वगैरह के लिए। उन्होंने मैन जी ने आश्वासन भी दे रखा है, बोल भी रखा है कि भाई जिनकी टूटी है उनको सबको जगह दे देंगे हम। उत्तराखंड की धामी सरकार अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में निवेश और रोजगार को बढ़ाने की कवायद में जुट गई है। इसी के तहत सरकार देहरादून में दिसंबर माह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने जा रही है और इस आयोजन के लिए सरकार ने अपनी पूरी तैयारी भी कर ली है। वहीं आपको बता दें कि धामी ने समिट के लोगो और वेबसाइट की लॉन्चिंग कर दी है। अब तक 16,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हो चुकी है और देश के तमाम उद्योगपतियों से बातचीत चल रही है। ऐसे नियमों और कानूनों को भी हटाया है सरकार ने, जिसके चलते राज्य में उद्योगों को स्थापित करने में दिक्कतें आ रही हैं। और इसके साथ ही सरकार की कोशिश है कि बड़ा निवेश इस समिट में राज्य में आए। सरकार ने समिट से 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है और निवेश को बढ़ाने की तैयारी में जुट गई है। दूसरी ओर रोजगार सृजन के मामले में उत्तराखंड ने लंबी छलांग भी लगाई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO की ओर से जारी रिपोर्ट में इसका खुलासा भी हुआ है। उत्तराखंड की धामी सरकार अगले साल होने वाले चुनाव से पहले राज्य में निवेश और रोजगार को बढ़ाने की कवायद में जुट गई है। इसी के तहत सरकार देहरादून में दिसंबर माह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराने जा रही है। इस आयोजन के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी। इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समिट के लोगो और वेबसाइट की लॉन्चिंग कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अब तक 16,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हो चुकी है। देश के तमाम उद्योगपतियों से बातचीत चल रही है। सरकार ने ऐसे नियमों और कानूनों को भी हटाया है जिसके कारण राज्य में उद्योगों को स्थापित करने में दिक्कतें आ रही थी। राज्य में कानून की स्थिति, राज्य का माहौल और पर्यावरण निवेश के लिए काफी बेहतर है। सरकार की कोशिश है कि वह निवेश इस समिट के माध्यम से राज्य में आए। सरकार ने इस समिट से 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। वहीं कांग्रेस ने इस समिट पर सवाल उठाते हुए त्रिवेंद्र रावत के समय में साल 2018 में हुई इन्वेस्टर समिट की याद दिलाई। साथ ही इस समिट में फिजूल खर्ची भी बताया है। से प्रारंभ हो गया है और अभी तक लगभग 16,000 करोड़ रुपए की जो ग्राउंडिंग हमने 25,000 करोड़ का जो लक्ष्य लिया था इसमें हो गई है। और बहुत सारे उद्योग समूह, देश के बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर हमारे लगातार संपर्क में, लगातार संवाद कर रहे हैं। और 6,000 एकड़ लैंड बैंक इसमें अभी तक बनाया जा चुका है। बहुत सारे जो ऐसे कानून थे, नियम थे जिनके कारण से उद्योगों में कुछ रुकावटें आ रही थी या समस्या पैदा होती थी, सभी को भी हमने हटाया है, उन सबको समाप्त किया है। और जो नए प्रावधान है, नए नीति हम लेकर आए हैं, सबको
22 नई नीतियां भी हमने इसमें प्रख्यापित की है। भाजपा के लोगों से कहना चाहती हूँ, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। हमने सुना था त्रिवेंद्र रावत जी के उसमें कि 1,40,000 करोड़ के MOU हुए हैं और धरातल पर 20,000 भी नहीं उतरा। अगर उतरा होता तो फिर हमारे युवा दर दर की ठोकरें नहीं खा रहे होते और आपकी लाठियों का भाजन न बन रहे होते। तो ऐसे में ये शिगुफे और जुमलेबाजी छोड़िए, जो इन्वेस्टर्स समिट में आप पैसा खर्च करेंगे वो लागत भी हमको वापस मिल जाए, वही गनीमत है। वहीं एक तरफ जहां सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सहारे निवेश को बढ़ाने की तैयारियों में जुटी है, तो दूसरी ओर रोजगार सृजन के मामले में उत्तराखंड ने लंबी छलांग लगाई है। 28.6% की वृद्धि के साथ उत्तराखंड देश के टॉप 5 राज्य में से दूसरे नंबर पर आ गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO की ओर से जारी रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले साल जनवरी से जून 2022 में 1,03,411 लोग फॉर्मल रोजगार से जुड़े थे, जबकि इस साल इसी अवधि में यह संख्या बढ़कर 1,33,023 पर पहुंच गई। ये करीब 28.6% है। EPFO की रिपोर्ट सामने आने के बाद इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी का दावा है कि मुख्यमंत्री धामी के ऐतिहासिक फैसलों की वजह से उत्तराखंड ने दूसरा नंबर हासिल किया है। वहीं विपक्ष ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए राज्य को बेरोजगारी में नंबर 1 बताया है। देखिए, EPFO ने इस बात से रिपोर्ट तैयार की है, किन बिंदुओं को लेकर की है, कहाँ सर्वे किया है, ये सब देखना पड़ेगा, तब इसमें कुछ प्रतिक्रिया दी जा सकती है। वैसे अगर आप 3-4 साल के आंकड़े निकालते हैं तो बड़ी हास्यास्पद बात है, उत्तराखंड में तो बेरोजगार घूम रहा है। रजिस्टर्ड भी है, अनरजिस्टर्ड भी है। रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड सब लगा के भी करते हो तो 20 लाख बेरोजगार है इस प्रदेश में। मनरेगा की क्या स्थिति है, ये आपके सामने। रोजगार सृजन कितना हो रहा है, एक मुख्य आधार मनरेगा रोजगार सृजन का है, उसमें कहीं हमें प्रगति नहीं दिखाई दी, तो उसका बजट केंद्र सरकार ने कम कर दिया है। तो कहाँ से रोजगार सृजन हो रहा है, किस तरीके से EPFO ने ये तैयार की है रिपोर्ट, ये इसका जरा विस्तार से अध्ययन करना पड़ेगा, तब कुछ कहा जा सकता है। वैसे हमारे हिसाब से तो बेरोजगारी में उत्तराखंड नंबर 1 पर है। देखिए, जब से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रदेश की बागडोर संभाली है, प्रदेश का चौमुखी विकास हुआ है, हर वर्ग का विकास हुआ है। हम चाहे रोजगार की दृष्टि से देखें, चाहे विकास की दृष्टि से देखें, हर क्षेत्र में प्रदेश ने ऊंचाइयों को छुआ है। और जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने 2025 तक उत्तराखंड राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का विजन रखा है, उस विजन के अनुरूप हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसी के परिणाम स्वरूप आज अगर हम देश में दूसरे स्थान पर रोजगार से राज्य आए हैं और ग्रोथ रेट की हिसाब से भी अगर हम माने तो दूसरे नंबर हमारे देश में हमारे राज्य का नंबर आया है, तो निश्चित रूप एक सौभाग्य की बात है। और हम धन्यवाद करना चाहेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उनकी आशीर्वाद से उत्तराखंड राज्य को जिस प्रकार से उनका स्नेह और सहयोग मिल रहा है, और आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उसको क्रियान्वित करके राज्य के विकास कर रहे हैं। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले सरकार जनता के सामने राज्य में निवेश बढ़ाकर जनता को विकास का मॉडल दिखाना चाहती है। सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश राज्य में आए ताकि बेरोजगारों के हाथों को रोजगार मिल सके। धामी सरकार ने 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य इस समिट में रखा है। हालांकि विपक्ष साल 2018 में हुई इन्वेस्टर समिट के बहाने इस समिट पर भी सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना होगा क्या धामी सरकार इस समिट से 2.5 लाख करोड़ का निवेश राज्य में करा पाएगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।